नमस्ते बिहार, मैं हूं शोभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले आरा से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां हथियारबंद बदमाशों का तांडव देखने को मिला। डांसर और गायक को गोली मारी गई है। जख्मी हालत में सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। दरअसल जबरन नाचने का विरोध उनके द्वारा किया गया था और इसी को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। सलेमपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बर्थडे पार्टी से प्रोग्राम खत्म कर डांसर और गायक लौट रहे थे और तभी हथियारबंद बदमाशों ने गोली मार दी। आहापुरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के बेटे के जन्मदिन पर डांस के प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और ये डांस करने के बाद डांसर्स और गीतकार वहां से लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया। हथियारबंद बदमाशों का तांडव एक बार फिर से आरा में देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप आरा की देख रहे हैं, जहां हथियारबंद बदमाशों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला है। जब ये डांसर्स बर्थडे पार्टी में डांस करने के बाद वापस घर की ओर लौट रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें रास्ते में रोका और गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया। जबरन नाचने का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा था और इसी कड़ी में आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार जख्मी हालत में, गंभीर अवस्था में डांसर और गायक को वहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जल्द ही उनके ठीक होने की कामना की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप एक बार देख लीजिए, कैसे डांसर्स जो हैं वो बर्थडे पार्टी में नाच रही थी, लेकिन इसके ठीक बाद की ये तस्वीर जहां गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम प्रोग्राम के लिए तो गए थे, वो लड़के लोग कौन थे हमें पता भी नहीं था। इनके पार्टी की तरफ से बस वो लोग बैठे हुए थे। फिर हम लोग जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, जब हम आए तो आगे वो लोग अटक खड़े हुए थे सामने। हमें लगा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ लगा भी नहीं। जब हमें रोक के खास करके मुझे और उनको आकर बोला कि उसने कि आप मुझे जानते हो? हमने कहा नहीं जानते हैं हम लोग। तो उसी में गोली मार के वो चले गए। और देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे विश्वविद्यालय कैंपस में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही है। दरअसल 19 नवंबर को छात्र संघ का चुनाव होना है, लेकिन छात्र संघ चुनाव के पहले ही अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। जेडीएस हॉस्टल के पास छात्र जेडीयू के प्रत्याशी आनंद मोहन की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आनंद मोहन का आरोप है कि आरजेडी छात्र संघ के प्रत्याशी साकेत कुमार और उनके समर्थकों ने गाड़ी पर हमला बोला है। इसके बाद दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में झड़प, मारपीट और पथराव की घटना घट गई। स्थिति को काबू में करने के लिए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। हालात का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। अगले 19 नवंबर को पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव होना है, लेकिन छात्र संघ चुनाव के पहले पटना विश्वविद्यालय कैंपस रण क्षेत्र में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार की शाम यहां पर प्रत्याशियों के 2 गुटों के बीच जमकर झड़प, मारपीट की घटना सामने आई है। दरअसल जेडीएस हॉस्टल के पास छात्र जदयू के प्रत्याशी आनंद मोहन की गाड़ी पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया और आनंद मोहन की माने तो आरजेडी छात्र संघ के प्रत्याशी साकेत कुमार और उनके लोगों ने यह हमला किया। इसके बाद दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। हालांकि मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई थी। पटना यूनिवर्सिटी में गंगा और जेडीएस लड़कियों का हॉस्टल है और शाम को छात्र जदयू के समर्थक वहां प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जिस पर मिंटो और जैक्सन हॉस्टल में रहने वाले छात्र आरजेडी के समर्थक वर्चस्व को लेकर भीड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। जो कार है, जो जदयू के अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, उनकी कार को भी नुकसान पहुंचाया हुआ है। पथराव भी यहां पर हुआ है, जिसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस बल की यहां तैनाती की गई है। यहां पर दंगा निरोधी जो गाड़ी है उसको मंगाया गया है, वज्र वाहन, और उसके जो पुलिसकर्मी है वो फिलहाल यहां चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएसपी भी पहुंचे थे और आसपास के जो थाने की टीम है वो भी पहुंची थी। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराना। हालांकि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 19 नवंबर को चुनाव होना है और उसके पहले इस तरह की मारपीट की घटना, अगर इस तरह का माहौल है और इस तरह के माहौल में छात्र संघ का चुनाव होना है
तो निश्चित तौर पर जब चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हालांकि जिस दिन चुनाव की घोषणा की गई थी उस दिन पटना विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा था कि छात्र संघ चुनाव बेहतर तरीके से करवाया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप छात्र संघ का चुनाव तो करा लेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण माहौल कैसे कायम होगा, इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चाहे वो पटना विश्वविद्यालय प्रशासन हो या फिर पटना पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन। देखना होगा आज की इस घटना के बाद प्रशासनिक जो अमला है वह किस तरह की कार्रवाई करता है, ताकि विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण माहौल कायम हो सके और पठन पाठन में एक माहौल पठन पाठन का बन सके जिसमें छात्रों की भागीदारी महत्वपूर्ण हो। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कुर्नी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने नॉमिनेशन फाइनल कर दिया है। 5 दिसंबर को यहां उपचुनाव का मतदान होना है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष पर बीजेपी अभी से हमले कर रही है। एआईएमआईएम ने भी कैंडिडेट उतार दिया है, जबकि मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी ने भी प्रत्याशी उतारने की बात कहकर मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता ने अपना नामांकन दायर कर दिया है। केदार गुप्ता की नॉमिनेशन फाइल करते वक्त बड़ी संख्या में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हुए। नामांकन के बाद केदार गुप्ता ने इलाके में किए गए अपने विकास कार्यों को गिनाकर इस बार भी जीत का दावा किया। जब 2015 में मुझे कुर्नी की महान जनता ने मुहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और टिकट दिया, और कुर्नी की महान जनता ने जब उस पर मुहर लगा दिया तो 15 से 20 तक 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया का हमने सड़क पुल पुलिया बनवाने का काम किया। विकास होगा, लोगों का सम्मान होगा, और जो बचा हुआ काम है उसको हम लोग कराएंगे। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता ने कुढ़नी सीट से 2015 में आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। 2020 विधानसभा चुनाव में 712 वोट से आरजेडी उम्मीदवार से हारे थे। कुढ़नी के बड़े व्यापारी के रूप में भी जाने जाते हैं केदार गुप्ता। ईंट भट्टे के साथ कई अन्य कारोबार भी करते हैं। पहले मुखिया का भी चुनाव जीत चुके हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी कुढ़नी सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। गुलाम मुर्तजा अंसारी कुढ़नी से एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे। अंसारी जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। इसके साथ ही महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महागठबंधन की मुश्किलें केवल एआईएमआईएम ही नहीं बढ़ा रहा। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने भी कुढ़नी से उम्मीदवार उतारने की बात कर जेडीयू आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इधर कुढ़नी उपचुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही बयानबाजी कर रही है। सुशील मोदी कहते हैं कि एक सहनी का टिकट काटकर दूसरे को टिकट दे दिया गया तो प्रतिक्रिया होगी ही। हाल ही में गोपालगंज उपचुनाव में उम्मीदवारों के बिखराव का फायदा बीजेपी को मिला था और महागठबंधन प्रत्याशी को बीजेपी ने शिकस्त दे दी थी। इसलिए कुढ़नी सीट को लेकर अभी से ही जीत के दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सच्चा मुसलमान सिर्फ खुदा से डरता है, बीजेपी से नहीं। पार्टी उम्मीदवार के नामांकन में पहुंचे शाहनवाज ने कहा कि विरोधी मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराते हैं। उन्होंने मुसलमानों से बीजेपी के साथ आने की अपील की है। बीजेपी से डरा कर वोट लेना चाहते हैं, उनसे डरिए मत। सच्चा मुसलमान वही है जो सिर्फ खुदा से डरता। शाहनवाज हुसैन खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता, इसलिए मैं बीजेपी में आ गया। और जो लोग खुदा से नहीं डरते हैं वही हमारी पार्टी से डरते होंगे। वहीं बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जो भगवान राम की पूजा करेगा, लवकुश समाज कुढ़नी में उसका ही साथ देगा। वहीं एआईएमआईएम को बीजेपी के बी टीम बताने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी ने ओवैसी की पार्टी को तोड़ा है तो फिर उसे साथ मिलने की उम्मीद क्यों है। लगता है कि कहीं लवकुश जिस तरह मोकामा और गोपालगंज में हमको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, तो कहीं कुढ़नी में भी हमको छोड़कर नहीं चला जाए। इसके लिए उन्होंने जो सिंडिकेट वाले मेंबर हैं, अब हम आपको सचेत करना चाहते हैं, ये प्रभु श्री राम के वंशज हैं और लवकुश ने तय कर लिया है, हमको जो राम की पूजा करेगा, लवकुश भी उस समाज और उस नेतृत्व की पूजा करने का काम करेगा। साथियों,
वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इलाके की जनता बीजेपी के साथ है। वहीं रेणु देवी ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा पिछड़ों को सम्मान दिया है। जिला के जनता से ये आग्रह भी करने आए हैं कि मुजफ्फरपुर का एक सीट बकाया चल रहा है, जिसे कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के जीत के रूप में वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को वापस करेंगे और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हम सब भारी बहुमत से जीतेंगे। और देखिए, मुकेश जैनी की पार्टी वीआईपी ने नीलाभ कुमार को कुढ़नी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि नीलाभ कुमार वीआईपी के उम्मीदवार होंगे और हमारी खबर पर मुहर लग गई है। नीलाभ ही वीआईपी की तरफ से इस बार कुढ़नी विधानसभा में उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रणभूमि में होंगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि कुढ़नी उपचुनाव पे उन्होंने जो मुझे अपना विश्वास जताया है, मैं उस पे खड़ा उतरूंगा और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव हम लोग लड़ेंगे और हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। और देखिए, बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता दें, जहां राजीव नगर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से अलंकृत गीतकार ब्रजकिशोर दुबे के शव का जिला अधिकारी की अनुमति पर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। लेकिन प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैरान करने वाली है। फॉरेंसिक विभाग के सूत्रों की माने तो उनके शरीर में जहर के अंश मिले हैं। जहर उनके मुंह से पेट तक चला गया था और ऐसे में जहर खाने से मौत होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पोस्टमार्टम से पहले शरीर पर जख्म के निशान भी मिले, लेकिन सिर में खून के थक्के जमा होने का सबूत मिला है। ऐसा ज्यादातर होता है जब सिर में चोट लगने की वजह से खून के थक्के जमा हो जाते हैं। विसरा को अग्रेतर जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं एफएसएल की प्रारंभिक रिपोर्ट बताती है कि फ्लैट से मिला सुसाइड नोट ब्रजकिशोर दुबे की ही हैंडराइटिंग में है। ऐसे में दोनों इकाइयों की विरोधाभासी रिपोर्ट ने गुत्थी सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। संजय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब गुत्थी सुलझती नहीं बल्कि और भी ज्यादा उलझ गई है? जी देखिए, बिल्कुल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो अलंकृत हैं ब्रजकिशोर दुबे, सोमवार को इनकी डेड बॉडी मिली थी और यह बताया गया था कि ये हत्या या आत्महत्या दोनों तरह का मामला हो सकता है। जो प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह वाकई में हैरान कर देने वाली आई है। फॉरेंसिक विभाग के सूत्रों के माने तो उनके शरीर में जहर के अंश मिले हैं और जहर उनके मुंह से पेट तक गया था। ऐसे में जहर से मौत होने की प्रबल आशंका है। पोस्टमार्टम से पहले शरीर पर जख्म के भी निशान नहीं मिले, लेकिन सिर में खून के थक्के जमे हुए थे। ऐसा अक्सर सिर में चोट लगने की वजह से ही होता है। बिस्रा को आगे की जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। संजय, जो सुसाइड नोट मिला है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि हैंडराइटिंग तो उनकी बताई जा रही है। क्या कुछ लिखा था, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, सुसाइड नोट मिलने के बाद ब्रजकिशोर दुबे की जो एफएसएल जांच, उनके सुसाइड नोट्स की जांच की गई है, उसमें यह क्लियर हो गया है कि यह जो हैंडराइटिंग है वह ब्रजकिशोर दुबे की ही है। तो ऐसे में पुलिस आशंका जता रही है कि सुसाइड के लिए उन्होंने खुद हाथ पैर बांध लिए थे और उसके बाद जहर का उपयोग किया होगा और जब बेचैनी हुई होगी तो बाल्टी में जो पानी भरा हुआ था उसमें उन्होंने अपना सर डाल दिया था। तो अभी भी प्राइमा फेसी जो बात पुलिस पर थी कि वो सुसाइडल केस है, अभी भी पुलिस उसी पर कायम है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट अब तक नहीं मिल पाई है। जी, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखे संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी पटना से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गीतकार के बड़ा खुलासा हुआ है। शरीर में जहर फैलने की बात सामने आई है। और देखिए, बड़ी खबर बगा से, जहां हन्नाटाड़ बाजार के एक सरकारी गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। हालांकि लौकरिया थाने की पुलिस अग्निशमन टीम के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, सरकारी गोदाम में अगलगी की घटना घट गई है। ये तस्वीरें स्पष्ट नजर आ रही है कि कैसे बाजार में अगलगी की घटना घटने के बाद भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी गोदाम में आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। हर कोई आग को बुझाने की कोशिश में जुटा हुआ था। दमकल की गाड़ी वहां पर मौजूद है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा ही लिया गया।
और देखिए, गोपालगंज में पुलिस ने अनोखे अंदाज में की जा रही गांजे की तस्करी का खुलासा किया है। 45 किलो गांजे की खेप उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ले जाई जा रही थी, जिसके लिए कार को विशेष तरीके से मॉडिफाइड किया गया था। अब तक शराब की तस्करी के लिए माफिया नए नए तरीके अपना रहे थे, लेकिन गांजे की तस्करी के लिए कार का इस तरह से इस्तेमाल शायद आपने पहले नहीं देखा हो। ये एक अनोखा मामला है। जब्त गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस के मुताबिक नेपाल से गांजे की तस्करी के लिए ही बंगाल नंबर की इस कार को विशेष रूप में डिजाइन कर तहखाना बनाया गया था। वाहन जांच के क्रम में एक संदिग्ध वाहन को जब रोका गया तो ड्राइवर उससे निकल के भागा, जिसके बाद दो व्यक्ति पीछे बैठे हुए थे, उनको पकड़ा गया और फिर उनकी निशानदेही पे जब पूरे गाड़ी को चेक किया गया तो 66 पैकेट में 45 किलो लगभग गांजा जो पीले रंग के पन्नी में पैक था बरामद हुआ, जिसके संबंध में जो दो व्यक्ति पकड़े गए, जाहिर हुसैन और मनोज कुमार, ये दोनों ही जादवपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि नेपाल से लेके आए थे। गोपालगंज में शराब के साथ मादक पदार्थ गांजा और चरस की भी तस्करी शुरू हो गई है। ये वही कार है WB065950 जिसे नेपाल से गांजा भरकर गाजियाबाद लाया जा रहा था। तकरीबन 50 किलो जो है गांजा था और जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख बताई जा रही है, जिसे आज पुलिस ने बरामद किया। और इस कार को जो है पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया था सिर्फ गांजा की तस्करी के लिए। देखिए ये कार था और कार के गेट में कैसे जो है बर्नट के अंदर बनाया गया था तहखाना, ताकि इसमें मादक पदार्थ जो है गांजा है उसकी तस्करी की जा सके। और सीट के अंदर पूरे कार में गांजा ही सिर्फ गांजा था, जिसे नेपाल से गाजियाबाद ले जाने के लिए लाया गया था। लेकिन जो गोपालगंज पुलिस है उसे ये कामयाबी मिली, सफलता मिली। यूँ कहें तो वाहन जांच के दौरान जादवपुर मोड़ के पास जो है पुलिस ने इस कार को बरामद किया और इस गांजा के साथ तकरीबन 2 ऐसे धंधेबाज हैं, साथी धंधेबाज, जिनकी गिरफ्तारी की गई है और इस नगर थाने में दोनों धंधेबाज को रखकर पूछताछ की जा रही है। गोपालगंज के जो सदर डीपीओ हैं संजीव कुमार, उनके द्वारा पूछताछ की जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि यह पहली बार है जब नेपाल से गाजियाबाद के लिए गांजा को लाया गया था। तकरीबन 50 लाख की ये गांजा है। इस सिंडिकेट में और कितने जो है तस्कर शामिल है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। गिरफ्तार गांजा तस्करों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गोरख धंधा में और कौन कौन से तस्कर शामिल है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और नीतीश सरकार की बड़ी योजनाओं में शामिल हर घर नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर वार्ड सदस्यों की भूमिका को लेकर बीजेपी और सत्ताधारी दल आमने सामने हैं। सरकार के मंत्री से लेकर बड़े सत्ताधारी नेता गड़बड़ी के लिए वार्ड सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे, वहीं बीजेपी वार्ड सदस्यों के बचाव में खड़ी नजर आ रही है। हर घर तक नल का पानी पहुंचाना सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 7 निश्चय योजना के जरिए गांव-गांव में पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग घर तक नल का जल पहुंचने का इंतजार ही कर रहे हैं। मंत्री और सत्ताधारी दल के बड़े नेता सीधे तौर पर वार्ड सदस्यों और कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मानी जाए कि अगर किस स्तर से कमियां रही हैं और जिम्मेवार कौन है, तो जिम्मेवारी सबसे बड़ी होती है जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हमारे हैं, उनके द्वारा देखरेख सही तरीके से नहीं की जा रही। अगर अनुरक्षण नीति को सही तरीके से लागू करना है तो इसमें हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको लगना पड़ेगा। वार्ड में 2000 रुपया प्रति महीना की दर से ऑपरेटर के लिए 2000 रुपया अलग से प्रति महीना हर वार्ड में मरम्मत के लिए, तो इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है और इसकी सुविधा लोगों को 100% तब मिलेगी जब यह जवाबदेही वहाँ वार्ड के मेंबर को है। जो नीतीश सरकार की इस योजना से लोगों को लाभ मिला, लेकिन कई गांवों में अब भी समस्या बनी हुई है। हमारी टीम हकीकत जानने के लिए पटना के पास के एक गांव पहुंची। पहले उन लोगों से मिलने की कोशिश की जिनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, यानी हमारी टीम वार्ड सदस्यों के पास पहुंची। जरा सुनिए क्या कहना है इनका। जिम्मेदारी उस समय तो वार्ड सदस्य और सचिव दोनों का था और पैसा न मिलने के कारण अभी तक जहाँ के तहाँ जो है कभी टूट जा रहा है, तो वैसे ही वैसे ही काफ़ी लोगों के ऊपर जिम्मेदारी जा रही है कि भाई वार्ड सदस्य अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। ईमानदारी से यहाँ तो 8 महीना हो गया, अभी तक अपना पेमेंट तो मिला ही नहीं। वो मेंटेनेंस का कहाँ से। इस बार हुए हैं 7-8 महीना होने जा रहा है वार्ड सदस्य का,
अभी तो हमें चार्ज नहीं मिला है, तो हम क्या देख रेख कर सकते हैं उसको अभी। अच्छा, आपको चार्ज ही नहीं मिला है अभी तक। तो आपको पता है कि ग्रामीण इलाकों में जो जल नल का योजना का है, तो उसको देखना उखना आप ही को है सब कुछ? ये तो सुने थे कि वो सचिव जो है सचिव चलाएगा उसको। जाहिर है वार्ड सदस्यों की अपनी ही समस्या है और अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को गलत बताने के साथ वे अपनी मजबूरी भी बयां कर रहे हैं। लेकिन वार्ड सदस्यों को लेकर राजनीति तेज हो गई है और बीजेपी का कहना है कि नीतीश सरकार पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए वार्ड सदस्यों पर आरोप लगा रही है। तो वार्ड सदस्य को हम लोगों ने नल जल का पूरा प्रभार दिया, मेंटेनेंस का काम दिया, 5,000 रुपया से अधिक उनको राशि महीने का प्राप्त हो और वहाँ के लोगों को नल जल पानी पहुँच सके, इसकी चिंता करने का हम लोगों ने काम किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के जो भी मंत्री हैं उनको ये खराब लग रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। नल योजना के घोटाले के सबसे बड़े जिम्मेवार माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं हैं। केंद्र ने साफ कहा कि आप हमारी राशि का उपयोग करें, लेकिन उसमें एक शर्त भी है केंद्र की कि हर पानी टंकी पर सेंसर लगेगा और नल में भी सेंसर लगेगा, जिससे पता चल सके कि कितना पानी गरीब को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में यह नियम लागू है। नीतीश कुमार जी ने एक तरफ तो पंचायती राज का जो केंद्र सरकार का पैसा उसका उपयोग जल नल में किया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उससे सड़क और नाली बन सकती थी, और दूसरा ये जानबूझ करके केंद्र सरकार की जो मॉनिटरिंग की योजना है उसमें शामिल नहीं हो रहा है। परेशानी जहां से भी हो, लेकिन इस परियोजना पर बड़ी राशि खर्च हो रही है और बड़ी आबादी को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में जिम्मेदारी कैसे तय होगी, ये बड़ा सवाल है। पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।